Hello everyone, this is Sanjay Yadav. Welcome on our YouTube channel The Genius Foundation. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड की आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपका टॉपिक है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम इनकी डिफरेंट जो पैरामीटर्स है, पीरियोडिसिटी हो गया, आपका जो इफेक्टिव फैक्टर्स हो गए और इनके एप्लीकेशन, ये सभी पोर्शंस को हम आयोनाइजेशन एनर्जी की कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में जो आपका ट्रेंड्स कैसे वेरिएशन होता है, डिफरेंट जो आपके पैरामीटर्स हैं उनको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि ये जो आपके डिफरेंट जो आपके पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, आपका जो एटॉमिक रेडियस हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। तो इससे पहले हम पिछले लेक्चर में जो आयनिक रेडियाई और आपके एटॉमिक रेडियाई इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से उनका वेरिएशन होता है पीरियड्स में, ठीक है, और ग्रुप्स में। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो यहाँ पर देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी का नॉर्मल जो जनरल ट्रेंड है वो क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। तो इन पीरियड्स आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो वैसे ही आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपकी ग्रुप में वो ऊपर से नीचे क्या होती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पर मेंशन कैसे है कि ये नीचे से ऊपर बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक कार्बन का हमने एटम लिया है। इसमें ये जो आपके आउटर मोस्ट सेल में इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहे हैं और यहाँ से ये जो है आपका इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, बाहर खींच रहा है, आपका जो है दैट इज कार्बन एटम से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहा है। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर जो है ये जो है आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन में आपका जो न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में सर्कल में घूमते रहता है। तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर कुछ एनर्जी यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वही एनर्जी यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहा है जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक डेफिनेशन इसका क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से आपका जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब होता क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब उस आयोनाइज्ड गैस आपका जो एटम है उससे फिर से आप अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको आप सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टर्म्स हैं जिसको हम सक्सेसिव आपके आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फाइनली आपका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट क्लोजली bonded outermost cell electron in ground state from an isolated gaseous atom is known as ionization energy। और आइसोलेटेड का मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसा एटम जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया है और वो डिफरेंट एटम से बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आपको कुछ अमाउंट एनर्जी लगेगी, उसके बाद उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ और अमाउंट की एनर्जी लगेगी। तो वैसे ही आपके जो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के लिए आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज में लगती है, उसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको हम इजेक्ट करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। एक आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यहाँ पर वहां से कुछ एनर्जी हम E1 यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है और वो जो है M से M+ आयन में चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए
ये M+ आयन में चेंज हो गया। तो इस M+ आयन में चेंज करने के लिए इस आइसोलेटेड गैसियस एटम को आपको कितनी एनर्जी लगी? E1 एनर्जी लगी। और ये E1 एनर्जी क्या कहलाती है? आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। वैसे ही यहाँ पर देखिए, अगर इस M+ से मेरे को यहाँ पर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें आपको कुछ एनर्जी इसको निकालने के लिए लगेगी। तो वो E2 एनर्जी लगाने पर ये जो M+ है अपना एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देता है और ये M+ से M2+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि इस E2 को क्या बोला जाता है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वैसे ही अगर ये M+2 से हम इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें फर्दर तो आपका कुछ एनर्जी जो लगती है आपका E3 एनर्जी, वो कहलाती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए इनका रिलेशन क्या है E1, E2 और E3 में। तो देखिए जब ये M+ और M2+ की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अगर मैं इसमें Z इफेक्टिव का ऑर्डर लिखूं, Z इफेक्टिव का ऑर्डर लिखते हैं, अगर ये सेम मेटल है ऑब्वियसली या सेम एटम है कोई M, तो वहाँ पर Z इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा? M का कम होगा M+ से और M+ का कम होगा M2+ से। तो बताओ कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज Z इफेक्टिव होगा और उतना ही छोटा उसका साइज होगा। तो जितना छोटा साइज उससे ज़्यादा वो एनर्जी निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है क्या? तो वैसे ही अब बताओ कि ऑब्वियसली यहाँ पर इसका Z इफेक्टिव सबसे ज़्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, दैट इज E3 इज ग्रेटर देन E2 और E2 इज ग्रेटर देन E1। तो आपका ये जो आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में जो ऑर्डर होगा इनकी एनर्जी का, वो एक एलिमेंट के लिए हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है सेकंड से और सेकंड आयोनाइजेशन कम होती है थर्ड से। तो जैसे जैसे आपका आयोनाइजेशन नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका एनर्जी का अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की इस आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो सपोज एक एलिमेंट है, उससे अगर मैं एक n इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो वहां पर ये जो है आपका इस En-1 से En+ में कन्वर्ट हो जाता है और आपका वो आयोनाइजेशन एनर्जी का नंबर क्या कहलाता है? nth आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है nth आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में हम नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके सॉलिड स्टेट से नहीं निकल सकता। सॉलिड स्टेट से ये रिमूव नहीं होता, बल्कि ये किससे आपका इजेक्ट होता है? वो गैसियस फॉर्म से आपके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन में ही होता है कि जब आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो आपका क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, अब देखो अब उसमें गैसेस सॉलिड से तो निकलता नहीं है, तो सॉलिड से पहले आपको गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। तो पहले आपको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉलिड को, तो सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी आपको लगती है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। वैसे ही अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो सपोज यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही समझाया था कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब तक आप एनर्जी दे नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल नहीं रहे, तो ये जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है किसी न्यूट्रल एटम का, वो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी का
एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट की जो एनर्जी एंथैल्पी होती है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाती है। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट यूनिट्स, यहाँ पर देखो आयोनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आपका किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल में मेंशन किया जाता है। वैसे अगर बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो देखिए हम इन पीरियड जो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं उनमें किस तरह से ये डिफरेंट फैक्टर जो हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो आप सबको पता होगा कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ, और आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपका रिलेशन क्या आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। वैसे अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का। ऑब्वियसली जब हम m और m+, m2+ में यही तो बात कर रहे थे कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था उतना ज़्यादा उसमें जेड इफेक्टिव था, इसीलिए उसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो ज़्यादा होगी। वैसे अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज को ना देख करके निगेटिव चार्ज का बात करें, तो निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसका जेड इफेक्टिव उतना कम होता है, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर निगेटिव चार्ज अगर किसी में ज़्यादा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको आसान होगा, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें एक आयंस है, तो वहाँ पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर वो भी आपके जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, तो जिसका ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उसका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे कि आयरन का देखिए यहाँ पर +3 फॉर्म है, +2 फॉर्म है और +0 फॉर्म है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है, तो पॉजिटिव चार्ज Fe3+ में है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा जेड इफेक्टिव और उतना ही ज़्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपका ऑर्डर क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो ऑर्डर होता है ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। तो देखिए कूलॉम्स लॉ में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कूलॉम्स लॉ का ये एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफरेंट टर्म्स के साथ रिलेशन दिखाता है। तो यहाँ पर देखो ये Q1 जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। वैसे ही चार्ज का क्या किस्सा है यहाँ पर, तो किसी इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, तो वहाँ पर ये उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर बात करें हम साइज की, तो देखो यहाँ पर साइज एक की छोटी है और एक की ये बड़ी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है आपका यहाँ पर जितना बड़ा साइज उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम, और देखो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और साइज में यही रिलेशन तो है। तो इन्हीं रिलेशंस को हमको ध्यान में दे करके आप आसानी से इनमें जो है फैक्टर अफेक्टिंग को समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंट और पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो देखिए इसका जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का शील्डिंग इफेक्ट के साथ हम रिलेशन देखते हैं। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, एक प्रकार का स्क्रीनिंग इफेक्ट ही है। स्लेटर रूल में इसका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर देखिए एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन दिखाया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो जो पास में इलेक्ट्रॉन है उसका ज़्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ, और यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अट्रैक्शन के कारण इसके साथ बॉन्डेड रहता है। लेकिन होता क्या है, ये जो आपके और न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन लोग इनके बीच थोड़ा सा शील्डिंग शो करते हैं, और
ये रिपल्शन शो करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है। तो इनके रिपल्शन के कारण आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन जितना जेड इफेक्टिव फील करना चाहिए था उतना नहीं कर पाता, और वही क्या कहलाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट। तो बताओ, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा क्या? बिल्कुल। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट मतलब जितना ज़्यादा रिपल्सन, उतना ही दूर जाते जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, मतलब उतना ही कम अट्रैक्शन होते जाएगा इसके साथ। और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन, जितना कम अट्रैक्शन होगा इसमें, आप सबको पता होगा कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये था आपका रिलेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपकी शील्डिंग इफेक्ट का आयोनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट। अब हम आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी में, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल की। तो होता क्या है, तो अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपका सबको पता होगा कि लेफ्ट टू राइट, जब मैं शुरू में पढ़ा रहा था तो लेफ्ट टू राइट जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है बढ़ रहा था। तो अगर मैं बात करूं तो चलो हम यहाँ पर थर्ड पीरियड का जो मेंबर है, जैसे कि सबको पता होगा कि बेरिलियम, या जैसे कि यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो होता क्या है कि लेफ्ट टू राइट तो आपको क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी को, जिसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, उसको क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो अगर ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका जनरल ऑर्डर तो ये होना चाहिए, इसका जनरल ऑर्डर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इनके जनरल ऑर्डर में वेरिएशन पाया जाता है, और वो वेरिएशन पाया जाता है तो कैसे पाया जाता है कि ध्यान देना, यहाँ पर ये बेरिलियम और बोरान में ये ऑर्डर नहीं पाया जाता, वैसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये ऑर्डर नहीं पाया जाता, बल्कि आयोनाइजेशन एनर्जी की जब बात होती है तो बोरान का कम होता है बेरिलियम से, और आपका ऑक्सीजन का कम होता है नाइट्रोजन से। तो क्या कारण है इसका, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने का क्या कारण है? तो आपको याद कैसे रखना है कि कार्बन के लेफ्ट साइड वाले दोनों में वेरिएशन उल्टा हो जाता है, ऑर्डर जो है जनरल ट्रेंड उल्टा हो जाता है, और कार्बन के राइट साइड वाले दोनों में आपका जनरल ट्रेंड जो है उल्टा हो जाता है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन होता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। सबको पता होगा कि हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड ऑर्बिटल जो है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल है P3, D5, F7, या फिर फुली फील्ड ऑर्बिटल P जब 6 इलेक्ट्रॉन भरा हो P6, D4, D10 और F14, तो ये जो होते हैं आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल देन अदर्स, सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। ऑब्वियसली अगर ज्यादा स्टेबल होंगे तो वो ज्यादा एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप ये सभी चीजें आप समझते होंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 2p3 है, इसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है आपका, उसमें ये जो 2p सब सेल है वो हाफ फील्ड है। तीनों ऑर्बिटल जो है आपका p ऑर्बिटल के एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। लेकिन अगर वही बात हम यहाँ पर करें तो P4 है, तो सब समझ रहे होंगे कि यहाँ पर
ये जो है ना तो हाफ फील्ड होता है ना फुल फील्ड होता है, बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन पार्शली फील्ड होता है। तो यहाँ इसकी स्टेबिलिटी नाइट्रोजन के तुलना में कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका लास्ट वाला जो वैलेंस शेल है वो आपका हाफ फील्ड है, दैट इज ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा, दैट इज नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीजन से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, वो भी कौन सी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बात हुई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, अब देखिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देता है तो ये आपका नाइट्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो N प्लस, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो O प्लस। तो ये 2s2 2p2 हो गया। तो यहाँ पर 2p2 मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और इसमें जो है आपका 2p3 हो गया। ये अब 2p4 से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है तो ये 2p3 हो गया। अब इनमें देखो, अब ऑक्सीजन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, बल्कि नाइट्रोजन के पास अब पार्शली फील्ड ऑर्बिटल है। तो अब इसकी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई? तो आपकी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई? ऑक्सीजन की ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गई। और ऑक्सीजन की ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इसके लिए इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होती है तो उसमें ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाती है और नाइट्रोजन की कम हो जाती है। क्लियर है? तो ऐसे इसको आपको ध्यान देना है। तो जनरल ऑर्डर क्या आ गया आपका? तो जनरल ऑर्डर आ गया लिथियम के बाद किसका आएगा? बोरान, बोरान के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद आएगा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। होता क्या है कि सपोज मान लो आपको कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करता है, ठीक है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए तो ये जनरल ऑर्डर आपको पता चल गया। तो अगर कभी सेकंड और थर्ड को पूछे तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर सेकंड पूछता है तो आपको, ये फर्स्ट के लिए ऑर्डर था तो सेकंड के लिए एक आप और बढ़ा देना। जैसे कि सपोज बात करते हैं चलो IE2 की, तो आपको करना कुछ नहीं है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के पूछता है तो अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पूछ रहा है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए आप ये कर दो कि नाइट्रोजन के लिए आप एक बढ़ा दो तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए आप एक बढ़ा दोगे तो फ्लोरीन हो जाएगा। अब आप ये जो है एक एक बढ़ा दिए क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी था। अब क्या करो, आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो ऑर्डर सबको पता है। तो अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर किसका ज्यादा होता है? तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। तो फ्लोरीन को किसके लिए लिए थे? फ्लोरीन को लिए थे ऑक्सीजन के लिए। तो फिर से आप रिपीट कर दो, ले लो इसको ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को किसके लिए यूज किए थे? नाइट्रोजन के लिए। तो फिर से इसको रिपीट कर दो, और ऑर्डर क्या आया है? फ्लोरीन वाले के लिए ज्यादा, दैट इज ऑक्सीजन वाले के लिए ज्यादा। तो देख लो यहाँ पर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी यही निकल के आ रही है क्या? बिल्कुल यही निकल के आ रही है। सपोज मान लो कि अगर आपको वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछता है, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर पूछता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन को आप एक और बढ़ा दो। नाइट्रोजन से आप क्या किए थे? ऑक्सीजन, लेकिन ये सेकंड के लिए था, थर्ड पूछा है तो एक और बढ़ा दो। तो ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन। क्यों? क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है तो उससे आप और बढ़ा दो। फर्स्ट के लिए होता है तो सेकंड के लिए फ्लोरीन किए, और थर्ड के लिए नियॉन। तो जिस एटम के लिए पूछा है उसका जो है सेकंड के लिए एक बढ़ाना है आगे, और थर्ड के लिए दो बढ़ाना है आगे। तो अब आपको पता होगा कि नियॉन और फ्लोरीन में किसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और कम होता है। अब कंपेयर करना है आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ऑब्वियसली नियॉन का ज्यादा होता है और फ्लोरीन का कम होता है। अब नियॉन को हम किसके लिए यूज किए थे? तो नियॉन को हम यूज किए थे ऑक्सीजन के लिए, दो बढ़ाए थे, और फ्लोरीन को किसके लिए यूज किए थे? नाइट्रोजन के लिए दो बढ़ाए थे। तो फिर से इसको रिपीट कर दो, तो ऑब्वियसली ऑर्डर क्या आया? नाइट्रोजन का कम हुआ ऑक्सीजन से। तो ये आपका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो और फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। तो नेक्स्ट फैक्टर है आपका एटॉमिक साइज।
और एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन होता है, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा आपका एटॉमिक साइज उतना ही कम आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एटॉमिक साइज आप बढ़ाते चलिए तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। अब ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, ट्रेंड्स क्या होती है इसकी, तो जनरल ट्रेंड एक इसकी होती है वो होता है जैसे जैसे आपका लेफ्ट टू राइट अब चलते हैं तो साइज छोटा होते जाता है, और साइज छोटा होता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो वहां पर आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ता है। अंतर क्या होती है, तो आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है, कार्बन के लेफ्ट दोनों तरफ दोनों में वेरिएशन पाया जाता है, वैसे ही कार्बन के राइट साइड दोनों में वेरिएशन पाया जाता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी पाई जाती है। क्यों, क्योंकि साइज में रेगुलरली इंक्रीज होता है यहाँ पर, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है। बात करते हैं कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम पहले इन चीजों को पहले ही हम समझ चुके हैं पिछले स्लाइड में, लेकिन यहाँ पर चलिए हम एक अच्छी तरीके से इसको और डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए पीरियड्स में क्या होता था, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट इन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर था आपका, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट थे वो आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरान और नियॉन के लिए मैं आपको पहले ही बताया था। तो देखो यहाँ पर ये जो है बेरिलियम का पहले होना था लेकिन बोरान का पहले हो जाता है, वैसे ही नाइट्रोजन का पहले होना था जनरल ट्रेंड में लेकिन ऑक्सीजन का हो जाता है। तो कार्बन के लेफ्ट दो और राइट दो, इन दोनों में एक्सेप्शनल बिहेवियर पाया जाता है जनरल ट्रेंड्स के, लेकिन ये होता क्यों है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, वैसे ही अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं होता, ऊपर से नीचे हम चलते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, और साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, दैट इज कम होती जाती है। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है, ये जो है आपका बोरान फैमिली का जो होता है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो देखो ऊपर से नीचे अभी हम क्या पढ़े कि ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन आप सबको पता होगा कि यहाँ पर गैलियम जो होता है वो जो है 3D सीरीज के बाद आता है, और 3D सीरीज में डी ऑर्बिटल का जो आपका शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो उसके कारण ये जो है गैलियम का जो है साइज जो है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपका और छोटा हो जाता है, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण आपका ध्यान देना है ये एल्यूमिनियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम से ज्यादा होना था वो गैलियम से कम हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। वैसे ही जो 5D और 4D में अगर आपको कंपेयर कराता है, इसके बाद आपका क्या आएगा 4D, और इसके बाद क्या आएगा आपका 5D। तो अगर ये इधर जो आपके मेन ग्रुप एलिमेंट में 5D और 4D के बीच अगर कंपेयर कराता है तो ये 5D वाले जो उनकी है ऊपर से नीचे, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है 4D से। और ये क्यों होता है, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है जेड इफेक्टिव जो है 5D सीरीज की बढ़ जाती है और आपकी जो है 4D वालों से। ठीक है, तो यहाँ पर 5D की जो आपकी शिल्डिंग इफेक्ट है वो आपकी कम होती है 4D से, दैट इज आपका 5D का जेड इफेक्टिव जो है ज़्यादा हो जाता है 4D के कंपेयर में। और इनके बाद आने वाले जो ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, आपके जो पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए आपका जो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू 4D के बाद आने वाले एलिमेंट्स की। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट में ले तो हाफनियम इज ग्रेटर आयोनाइजेशन देन जिरकोनियम। ठीक है,
अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी को, तो देखिए सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है आपका कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को हम इससे आयोनाइजेशन एनर्जी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबको पता होगा कि जो पहले स्लाइड में मैं आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पर जब हम पीरियोडिक टेबल्स को देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल्स को जब देखते हैं तो इधर वाले लोग कौन होते हैं, नॉन मेटल कौन होते हैं, नॉन मेटल, और इधर वाले लोग कौन होते हैं, मेटल्स। तो बताओ लेफ्ट टू राइट जो होती है वहां पर मेटेलिक सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्या, और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, दैट इज जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो लोग अच्छे नॉन मेटल होंगे, और जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो लोग अच्छे मेटल्स होंगे। तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका मेटेलिक कैरेक्टर जो है डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी की। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। जैसे कि शुरू वाले जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए उसके मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होती है। ठीक है, ये लिखा है आपका जनरली फॉर मेटल्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो एंड जनरली फॉर नॉन मेटल्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कि आयोनाइजेशन एनर्जी से हम रिएक्टिविटी को कैसे मेटल की कंपेयर कर सकते हैं। तो किसी मेटल्स की रिएक्टिविटी जो होती है उसके आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भाई अगर बात करें किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना चाहेगा, और वहां से जैसे ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी ज्यादा है, और दैट इज आप ये बोल सकते हैं कि उसमें पॉजिटिव चार्ज आने की टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, दैट इज उसकी रिएक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा है। इसीलिए बोला जाता है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। सबको पता है ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये बात हुई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो एलिमेंट जो होता है कई बार क्या होता है कि कई एलिमेंट जो हैं ज्यादा मतलब कई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं 2+, 3+, तो कोई 1+। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेबिलिटी अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन जो है ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और कौन कम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इनको भी आयोनाइजेशन एनर्जी से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इफ the difference between the two successive ionization energy of an element is greater than or equal to 16 electron volt, then its lower oxidation lower oxidation state is stable। तो इस अब इस जो आपके वैल्यू है इसको याद रखना है आपको कि किसी दो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए या टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आपका जो गैप होगा वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा, तो वहां पर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए सोडियम Na+ से ये Na से Na+ में जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और Na+ से Na2+ में जाएगा जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इसके बीच का जो आपका जो एनर्जी रहेगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में गैप जो है वो आपका 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये देखिए 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है क्या, तो अगर इससे ज्यादा है तो ये जो है इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, स्टेबल होगा। इसीलिए सोडियम जो है Na+ में रहना चाहता है ना कि Na2+। आप देखे ही नहीं होंगे कि Na2+ में ये एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन द आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो Na+ इज मोर स्टेबल देन Na2+। वैसे ही अगर बात करें अगर डिफरेंस जो है इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट
is lesser than or equal to 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then its higher oxidation state is stable। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जैसे कि मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो वो Mg प्लस में गया, तो इसके लिए आपको जो एनर्जी लगी वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट था। वैसे ही जब Mg प्लस से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी Ie2 हो जाएगा, और इनके बीच जब डिफरेंस निकाले तो ये जो डिफरेंस है 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और वो जो है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है कि बड़ा, तो ऑब्वियसली छोटा है। तो जब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा हो गैप जो है, तो वहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, दैट इज उस कंडीशन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए Mg जो है Mg प्लस से ज्यादा Mg2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो एल्यूमिनियम के लिए देखते हैं। तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस गया और एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम 2 प्लस गया, तो इनके बीच का जो आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप था वो 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और वो 11 से बड़ा है क्या, 11 से बड़ा है क्या, तो 11 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है तो आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल होगा। सो एल्यूमिनियम प्लस इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम 2 प्लस। लेकिन जैसे तैसे आप एल्यूमिनियम 2 प्लस में आप चेंज कर दिए, तो एल्यूमिनियम 2 प्लस में जाने के बाद अगर आप एल्यूमिनियम से 3 प्लस जाना चाहते हो, तो ये एल्यूमिनियम 2 प्लस से एल्यूमिनियम 3 प्लस जाने के बाद ये 2 और 3 के बीच में जो गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि 11 से छोटा है, और 11 से छोटा है इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। तो अगर बात करें ओवरऑल स्टेबिलिटी की, तो देखो एल्यूमिनियम या तो सबसे ज्यादा तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करना चाहता है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है। उसके बाद सबसे कम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम का +2 होता है। तो देखिए ये जो है आप देख लीजिए कि एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं। तो ये इनके आयोनाइजेशन एनर्जी में हम गैप अगर पता लगा लें कि कितने का गैप है, तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका स्टेबल होगा, लो वाला होगा कि हाई वाला होगा। डेटा क्या याद रखना है, एक 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर गैप छोटा है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, और अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल। ठीक है। वैसे ही अब बात करते हैं टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट। अब किसी एलिमेंट में कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए एक चार्ट में दिखाऊंगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बिफोर फर्स्ट हाईएस्ट जंप को इसको समझना है। तो देखो यहाँ पर मैंने डेटा दिखाए हैं, डेटा देखना है। यहाँ पर सोडियम के लिए बात करते हैं सबसे पहले, तो सोडियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 498 है, लेकिन सेकेंड का जो है 4560, सीधा अगर मान लो अराउंड 500 मान लूँ, तो 500 से सीधा 4500, इतना ज्यादा एनर्जी लगेगा कि आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका आसानी से निकल जाते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद जो आपके पेनल्टीमेंट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से नहीं निकलते। तो जंप किसके बाद है, एक इलेक्ट्रॉन के बाद जंप है। तो जो फर्स्ट हाईएस्ट जंप है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बाद है, एक इलेक्ट्रॉन, तो वही आपके कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आप सबको पता होगा कि सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। वैसे ही बताओ मैग्नीशियम में 3s2 होता है क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है क्या। तो देखना यहाँ पर इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप है ये आपका 736 और यहाँ पर 1445, लेकिन इस अराउंड 1500 के बाद सीधा 8000 के पास चला गया, इतना ज्यादा जंप।
तो आपका हाईएस्ट जंप कहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बाद है, तो यहाँ पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो वैलेंस शेल निकालने के बाद आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2p से निकालना था, तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी तो लगेगी। वैसे ही एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम का जो है उसमें कितना होता है 3p1 तो 3p1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है, दूसरा फिर थोड़ा आसानी से निकाल देता है, तीसरे के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन चौथे के लिए सीधा यहाँ 3000 से 3000 के बाद सीधा 11000, इतना हाईएस्ट जंप। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन के बाद हाईएस्ट जंप आया है, तो यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से ये जो है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी को। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस में हमको देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमको सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी चेंज करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल ओनली। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कौन सा जो रिप्रेजेंटेशन है आपका जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल ओनली को, केवल फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर x गैस से आपका x प्लस दैट इज एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ x2 से दैट इज मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के x प्लस बनाया है। ये x एक्वस सॉल्यूशन से x प्लस इलेक्ट्रॉन निकल के आपका जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल के x प्लस बना है। यहाँ से सॉलिड x जो है सॉलिड स्टेट से आपका गैसियस में एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो ये तो सब्लिमेशन की तरफ जा रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो भाई एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आपका कहलाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो फर्स्ट विल बी योर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सम न्यूट्रल एटम आर गिवन बिलो। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपका ये बताना है कि इन विच ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा है। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि हैव हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बताओ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए सबसे ज्यादा होगा। तो देखो पहला वाला, अरे इसके वैलेंस शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से निकाल देगा, तो इसके लिए तो आपका आयोनाइजेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो आपका क्या है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा। वैसे अगर बात करें ये 2s2 2p3, अरे हाँ ये जो है आपका थोड़ा सा क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि हाफ फील्ड से ये पार्शियली फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये अलाउ नहीं करेगा। वैसे अगर बात करें ये 2s2 और 2p5, तो ये पार्शियली फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी देगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर बात करें इसकी, तो देखिए 3s1, तो 3s1 ये बहुत आसानी से निकाल देगा इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इसका जो है आपका ये कंप्लीटली फुलफिल्ड ऑर्बिटल में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो नहीं होगा, किसमें, पहले वाले में, जिसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगा, क्योंकि ये तो सबसे बहुत कम होंगे, इनसे ज्यादा तो आपका इसका होगा। और बताओ ये तो 2s वाले हैं, इनका तो और हाई होगा, तो ऑब्वियसली आपका देखो किसका सबसे ज्यादा होगा भाई, तो बी, दैट इज इसका जो आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए पहला किसमें है आपका बी, तो ये आपका इसमें तो बी नहीं है, तो ये आपका कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा, बी है आपके सेकंड में और फोर्थ में। अब हमको ये देखना है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसमें ज्यादा है। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सेकंड से निकालना कितना, किसमें ज्यादा दिक्कत होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों आसानी से दे देंगे,
अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पार्शियली फील्ड में चेंज हो जाएगा, तो ये तो फिर से दोबारा बहुत आसानी से दे देगा। ये तो आपको आसानी से 2p4 हो गया रहेगा एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो 2p4 भी आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर के 2p3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो देखो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन तो देगा, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा ये आपका क्या हो जाएगा 1s2। अब ये 1s2 बहुत क्लोज है आपके किससे, न्यूक्लियस से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको बहुत दिक्कत करेगा। दैट इज हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस रिप्रेजेंटेशन से निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी जो है, बी वाले के लिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अभी स्टेबल है हाफ फील्ड में, और जैसे ही ये जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा पार्शियली में चेंज हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहेगा, लेकिन आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। दैट इज हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द सेकंड, बी ऑप्शन। और जब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात होगी तो यहाँ से ए में जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। दैट इज योर आंसर विल बी सेकंड, दैट इज बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। सो गाइस ये था आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हम बात किए उनके डिफरेंट डेफिनेशंस, उनके जो फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स, उनकी जनरल ट्रेंड्स क्या होती है, एक्सेप्शंस क्या होती हैं, कैसे आप सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी आसानी से निकाल पाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का किस तरह से एप्लीकेशन है डिफरेंट चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग lecture.